गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा टॉपिक संविधान में संशोधन के क्या रीजंस हैं, संशोधन की विषय वस्तु, व्याख्या संबंधी दृष्टिकोण, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी क्रम में आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। मतलब हमारे संविधान में ऐसे कौन से संशोधन हैं जो कि जनता जो है उनकी आम सहमति जो है उनके माध्यम से हुए हैं, उनके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। देखो, ये जो संशोधनों का प्रकार है, इस प्रकार के जो संशोधन हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा आपसी जो उनकी सहमति है उनका परिणाम थे या उनका परिणाम होते हैं। मतलब कि कई संशोधन जो हैं हमारे संविधान में वो इस प्रकार के हैं जो कि राजनीतिक सहमति या नागरिकों की सहमति जो है उन पर आधारित थे। इसमें आप उदाहरण देखेंगे 1984 के बाद में अधिकांशतः जितने भी संशोधन किए गए हैं वो अधिकांश संशोधन जो हैं वो इसी श्रेणी के थे। और ये जो संशोधन हुए, ये संशोधन जो थे वो जनता जो है उनकी सहमति जो है उनसे किए गए थे। और साथ ही साथ ये संशोधन जो थे वो हमारी राजनीतिक जो उथल पुथल हुई थी उसका भी परिणाम जो है वो कहे जा सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप उदाहरण के तौर पर लिखेंगे, जैसे दल बदल विरोधी कानून जो था, ये 52वां संशोधन आया था। और उसके बाद में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा भी दल बदल विरोधी कानून जो है वो बनाया गया था। दल बदल आपको पता ही है, जब एक उम्मीदवार जो है वो किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव लड़ता है और उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे दल में चला जाता है तो उसको दल बदल कहते हैं। तो इस दल बदल पर रोक लगाने के लिए 52 और 91वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था। उसके बाद में जो मताधिकार है उसकी आयु जो है उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करने के लिए 61वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था। मतलब कि देखो, पहले मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन उसको घटा करके 18 साल किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद नौकरियां जो है उनके अंदर आरक्षण जो है उसकी सीमा को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो प्रवेश संबंधी जो नियम है उनको स्पष्ट करने के लिए भी हमारे संविधान जो है उसके अंदर संशोधन जो है वो किए गए। मतलब ये जितने भी संशोधन हुए हैं ये सभी जनता जो है उनकी आम सहमति के आधार पर हुए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है विवादास्पद विवादास्पद संशोधन। मतलब कि कुछ संशोधन जो है वो ऐसे हैं जो कि विवाद का विषय रहे हैं। अगर अपन इसमें बात करें तो 1971 से लेकर के 1976 का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर जो भी संशोधन हुए वो विपक्षी दलों के द्वारा, अगर आप देखेंगे तो उन संशोधनों को विपक्षी पार्टियों ने एक संदेह की दृष्टि से देखा था और उनका ये मानना था कि इस प्रकार के जो ये संशोधन हुए हैं इनके माध्यम से जो सत्तारूढ़ दल है वो संविधान जो है उसका जो मूल स्वरूप है उसको परिवर्तित करना चाहता है। मतलब ऐसा आक्षेप जो है वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाया गया था सत्तारूढ़ दलों पर। और इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां जो संशोधन है उसको आप विवादास्पद कह सकते हैं या वो विवादास्पद रहा है। जून 1975 के अंदर आपको पता है 75 में इंदिरा गांधी के द्वारा देश के अंदर आपातकाल जो है वो लगाया गया था उस टाइम पे। तो जो आपातकाल के समय ये जो टाइम पीरियड है ये वही वाला टाइम पीरियड था। आपातकाल के समय पर ये सारे संविधान में संशोधन किए गए थे, ऐसा माना जाता है। मतलब कार्यकाल भी उन्होंने लोकसभा का 6 वर्ष कर दिया था इंदिरा गांधी ने। तो ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण से इस प्रकार के संशोधन जो हैं वो किए गए। 42वें संविधान संशोधन के समय पे ही, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि लोकसभा की जो अवधि है उसको 5 साल से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। मतलब कि लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 1 साल बढ़ा दिया था जिससे कि वो 1 साल और वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह पाए। साथ ही साथ जो मूल कर्तव्य हैं उन मूल कर्तव्यों को भी संविधान के अंदर
इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पहले मूल कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए थे, बाद में इनको जोड़ा गया है। और 42वां संशोधन जो है वो न्यायपालिका की जो समीक्षा की जो शक्तियां हैं उन पर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाता है। और ये जो संशोधन है इसके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो 7वीं अनुसूची है तथा 53 जो अनुच्छेद जो है उनके अंदर भी इसमें परिवर्तन किए गए थे। और जब ये संशोधन संसद में पास हुआ था तो विरोधी जो दल है उनके जो अधिकांश सांसद हैं वो उस समय पर जेल के अंदर थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने निवारक नज़रबंदी के तहत काफ़ी लोग जो है उनको गिरफ्तार करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों की भी उस समय पर गिरफ्तारियां हुई थी जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो नहीं था, लेकिन फिर भी उनको निवारक नज़रबंदी अर्थात शक की बिना पर जेल के अंदर बंद किया गया था। तो ये जब भी ये संशोधन हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस समय पर बहुत से बड़े बड़े जो लीडर्स थे विपक्षी पार्टियों के वो जेल के अंदर थे। तो यही रीज़न है कि 1977 का जब चुनाव हुआ था तो उसके अंदर जो पार्टीज थी कांग्रेस के अगेंस्ट, उन लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया था। और उस समय पर उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो खुद सत्ता में आना नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको कैसे ना कैसे करके सत्ता में आने से रोकना जो है वो उनका एक उद्देश्य बन गया था। आज एक हमारी दलगत राजनीति की एक विशेषता भी हो गई है कि ये नकारात्मक आधार पर जो है गठबंधन बन जाते हैं। तो वो यहीं से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपना एक गठबंधन बना लिया था। और इसीलिए 77 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। और जितने भी संशोधन किए गए थे उन पर वापस से पुनः विचार किया गया। और 43 और 44वां जो संशोधन हुआ था उन संशोधनों को बाद में निरस्त कर दिया गया था। कार्यकाल वापस से जो बढ़ाया गया था वो कार्यकाल दोबारा 5 साल का कर दिया गया था लोकसभा को। तो ये काफ़ी फेरबदल जो है वो बाद में हुए जब कांग्रेस सत्ता से हटी तो उस समय। तो ये विवादास्पद संशोधन जो है उनकी श्रेणी में आते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है संविधान की मूल संरचना और विकास। देखो, संविधान की मूल संरचना जो है उसमें न्यायपालिका में केशवानंद भारती का एक प्रसिद्ध मामला है, उससे इसको प्रतिपादित किया जा सकता है। ये जो निर्णय था इसने संविधान का विकास करने में काफ़ी कुछ सहयोग दिया है। जैसे इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो निर्धारित की गई है। आपको पता है संविधान में संशोधन करने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन संसद की क्या सीमाएं होंगी उनका निर्धारण जो है वो इसके द्वारा किया गया था। अब इसमें ये बताया गया है कि संविधान के किसी या सभी भागों के में संपूर्ण संशोधन जो है संसद जो है वो संविधान के किसी एक भाग में या संपूर्ण भागों के अंदर एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत वो संशोधन कर सकती है। और संविधान जो है उनकी मूल संरचना का उल्लंघन अगर कोई संशोधन करता है तो उसके बारे में जो फैसला होगा अंतिम रूप से वो न्यायपालिका का होगा। मतलब संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है वो तो संसद के पास है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उस मूल ढांचे के अंदर संसद जो है वो किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। फिर 1973 के बाद जो न्यायालय हैं उनकी जो बुनियादी संरचना के जो तत्व हैं उनको भी निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। मतलब इस सिद्धांत से संविधान में कठोर और लचीलेपन का संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी, एक मजबूती उसको प्रदान की गई थी। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको कि संशोधन की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर रखा गया है और कुछ हिस्से जो है उनको संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब कि कुछ हिस्सों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इससे संविधान की कठोरता का पता चलता है, और कुछ हिस्सों में परिवर्तन किया जा सकता है, इससे संविधान की का जो लचीलापन है उसका पता चलता है। और संविधान का जो विकास हुआ है उसके अंदर जो न्यायिक व्याख्याएं की गई उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया कि जो नौकरियां हैं या जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ही आरक्षण दे दिया
जो टोटल सीट्स हैं उनका 50% से अधिक जो है वो आप आरक्षण जो है वो नहीं दे सकते हो नौकरियों के अंदर या फिर शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत। और आरक्षण नीति में भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसको अपन ओबीसी बोलते हैं उनको भी आरक्षण दिया गया। पहले केवल एससी और एसटी जो है उन्हीं को आरक्षण था, बट अब अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। और क्रीमी लेयर जो है उनको आरक्षण प्राप्त नहीं किया है, मतलब था वही ओबीसी। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि न्यायालय के द्वारा जो भी कई बार आदेश दिए जाते हैं वो भी संविधान जो है उनके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।